हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो है यूपीटेट ईवीएस का। और हमारी जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं कम से कम 15 से 16 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन सारी क्लास को नहीं लिया है या नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें और सॉल्व कर लें, क्योंकि जितने भी टॉपिक उठाए गए हैं या जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का जो हमने टॉपिक उठाया है इसमें हमने शामिल किया एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जलमंडल, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम वायुमंडल से जो बनने वाले हमारे प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है। प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जीवमंडल। तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वो कहलाता है आपका वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें और कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से अगर मुख्य की बात की जाए तो वो 5 हैं। कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। कितनी। नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है। इसके बाद में दूसरी जो सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21 या 21% पाई जाती है। तीसरे स्थान पर है जो सबसे ज़्यादा वो आर्गन, जो कि 0.93% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है तो वो आर्गन है। कौन सी। आर्गन है, जो कि एक अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस की अगर मात्रा देखी जाए कि वायुमंडल में कितनी है तो आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है वायुमंडल में। और कितनी परसेंट है तो 0.93% ये वायुमंडल में पाई जाती है। अगर हम यहीं पर बात करें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है और किसके लिए जिम्मेदार है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 बोलते हैं। तो ये तो ऊपर वाला आपने देख लिया होगा, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, CO2 जो है वो आपका 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस है। कौन सी। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो और इसके बाद में हमारी ये कितनी परसेंट है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और नियॉन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है 0.0018% पाई जाती है। अब इन पांचों गैसों में से कहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, तो एक तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। मतलब इन पांचों से ही आपका बना हुआ है कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। अगर आर्गन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो आर्गन है अक्रिय गैस है और वायुमंडल में पाए जाने सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है तो वो आर्गन है। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा पूछी गई आपके एग्जाम में। तो ये जो है एक ग्रीन हाउस गैस है और हमारे वायुमंडल में ये 0.03% पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे वायुमंडल में जो गैस है, जो गैसें पाई जाती हैं उनमें से जो मुख्य है उसका हमने यहाँ पर क्या उसको हमने देखा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो वायुमंडल है इसमें 5 परतें पाई जाती है। वायुमंडल की कितने परतें पाई जाती हैं 5 पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो ऐसे अगर हम एक स्ट्रक्चर बना लें अपना, तो वायुमंडल में घनत्व और तापमान के आधार पर 5 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखिए ऐसे आप एक बना सकते हैं या गोल में बना लीजिए ऐसे समझने के लिए। ये है सबसे निचली परत। जो सबसे निचली परत है ये अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 13 किलोमीटर पर पाई जाती है। कितनी ऊंचाई पर 13 किलोमीटर पर पाई जाती है। और ये जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और ये कौन सी है, तो ये है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है, ये ट्रोपोस्फेयर है।
उसके बाद में आपका पाया जाता है समताप मंडल। कौन सी मंडल पाई जाती है? समताप मंडल। तो ये रही आपकी समताप मंडल, और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, एक एक मंडल देखेंगे और उसके बाद में उसके बारे में जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी समझते चलेंगे। क्षोभ मंडल की पहले बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई, वो है लगभग 13 किलोमीटर। अगर हम ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई देखें, मतलब ध्रुव से देखें कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्रुवों से अगर देखें तो इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं कि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ, मतलब किस मंडल में पाया जाता है, तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो आपके क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे चक्रवात, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। यहाँ ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि किस वायुमंडल की किस परत में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल है। जैसे कि मौसमी घटनाएं, चक्रवात, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब क्या है? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, जब हम ऊंचाई, जब क्षोभ मंडल में जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे क्षोभ मंडल में हमने प्रवेश किया, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे उसका तापमान जो है वो घटता रहेगा, घटता रहता है। ठीक है, ठीक। और इससे जो तापमान जब घटता रहता है, इसे ही ह्रास दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताप का ह्रास दर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जब तापमान घटने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ताप ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, और अगर लगभग 16 मीटर पर, जैसे जब हमने क्षोभ मंडल में प्रवेश किया और 16 मीटर तक गए क्षोभ मंडल में, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो क्षोभ मंडल का टेम्परेचर है वो घट जाता है। कितने पर? 16 मीटर ऊंचाई पर जाने पर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपके क्षोभ मंडल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपके समताप मंडल के बारे में, कि समताप मंडल जो है वो उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण। जो समताप मंडल है वो क्या है कि समताप मंडल जो है यहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है? ये इसमें ना तो मौसमी घटनाएं होती हैं, इसमें कोई मौसमी घटना नहीं है, केवल क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं पाई जाती हैं। अब समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं पाई, तो ये क्या है? जो वायुयान है उनके उड़ने के लिए ये आदर्श मानी जाती है। कौन सा मंडल? तो ये तो क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद में समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है ये वायुयान उड़ने के लिए क्या है? ये क्या है? आदर्श है। मतलब कि वहाँ पर ना तो बादल होते हैं, ना ही बहुत हाई टेम्परेचर होता है, समान टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो वो क्या है? वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। और जो हमारी जो ओजोन परत है यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे ये क्या करती हैं? हमारी रक्षा करती हैं, उनको क्या करती है? पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। अब जो अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनिक किरणें हैं, इनसे हमें हानि क्या होती है? तो इनसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गई तो। ठीक है, और जो ओजोन परत है इसमें सर्वप्रथम छिद्र कहाँ पर देखा गया? ये भी प्रश्न आपका बना हुआ है कि ओजोन परत में सर्वप्रथम छिद्र कहाँ पर देखा गया? तो सर्वप्रथम ये अंटार्कटिका पर देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था? तो अंटार्कटिका पर देखा गया था। और ओजोन परत में छिद्र के कारण, मतलब छिद्र जो हुआ था उसका कारण क्या था? तो CFC गैस, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं, वो गैस इसका कारण थी। ठीक है, कौन सी गैस? CFC गैस इसका कारण थी। ओजोन परत की अगर खोज की बात की जाए कि कब इसकी खोज की गई, तो 1913 ईस्वी में फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने इसकी खोज की थी। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं क्योंकि लिखने में, टाइपिंग करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपका रिवीजन होता जा रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लिख चुके होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने बैच लिया ही होगा या यूट्यूब से पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और मैंने भी थ्योरी क्लासेस आपको दी हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन है। मैं इसलिए आपको सभी चीज़ें बता रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। आपके पास 26 से 27 दिन बचे हुए हैं, या मान लीजिए 1 महीना ले लीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है प्रैक्टिस सेट के लिए। बहुत ही ये क्या है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये जल्दी जल्दी प्रश्न ही करा रही हैं, पता नहीं क्या बता रही हैं, मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें आता है, लेकिन
जो चीज़ें आती हैं उसी में कन्फ्यूजन की वजह से हम क्या करते हैं, प्रश्न अपने गलत कर देते हैं। तो अगर चीज़ें आप लोग विस्तार से समझे रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे, जितनी बार सुने रहेंगे, चीज़ें उतनी ही अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो समताप मंडल के बारे में मैंने आपको बताया कि ओजोन परत में छिद्र देखा गया, कहाँ पर, अंटार्कटिका पर। ये प्रश्न पूछा गया है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है? कम से कम हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, तो वो डॉप्सन में नापते हैं। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन परत जो है, इसके संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल आया था जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कब हुआ? तो 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिस पर CFC गैस पर बैन लगाया गया। ठीक है, अब यहीं पर जो ओजोन परत है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, उसमें 2016 में संशोधन हुआ और जिसे कहा गया किगाली संशोधन। क्या कहा गया? किगाली संशोधन कहा गया। और कब हुआ किगाली संशोधन? तो 2016 में हुआ। किगाली संशोधन किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधन में ये किगाली संशोधन हुआ। और किगाली संशोधन में किस गैस को बैन किया गया? तो HFC कैसे लिखा जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ से भी आपका प्रश्न कई बार पूछा गया। HFC और यहाँ स्मॉल एस लिखा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये इसका फुल फॉर्म है। यही चीज़ मैंने आपके एक जब प्रोटोकॉल्स वाले या पर्यावरण से संबंधित प्रोटोकॉल सम्मेलन संधि का एक प्रैक्टिस सेट हुआ है हमारा, तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी। तो एक लोग ने कुछ कमेंट किया था, तो वो सारी सी बातें हो गई हैं। अब ये गैस मैंने आपको बताया तो मुझे याद आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी आपकी किसकी? समताप मंडल के बारे में और आपके ओजोन परत के बारे में। अब यहीं पर हम इसके बाद में समताप मंडल के बाद क्या आती है? हमारे मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल में क्या है कि ये वायुमंडल की बीच की परत है। वायुमंडल की क्या है? ये बीच की परत है और ये सबसे ठंडी परत है। जो मध्य मंडल है ये सबसे ठंडी परत है। ठीक है, और जितने भी उल्कापिंड वगैरह जब पृथ्वी पर आते हैं तो मध्य मंडल में ही जलकर ये क्या होते हैं? राख हो जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं आ पाते। तो ये भी प्रश्न पूछा गया आपका कि उल्कापिंड कहाँ पर जल जाते हैं या वायुमंडल के किस परत में ये जलकर राख हो जाते हैं? तो वो है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल में ही क्या होते हैं? ये आकर जलने लगते हैं और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार कहा जाता है। जब उल्कापिंड जो है मध्य मंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, तो इन्हें कहा जाता है शूटिंग स्टार। क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार कहा जाता है। तो ये आपकी कुछ हो गई मध्य मंडल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थर्मोस्फेयर, ताप मंडल या बाह्य मंडल जिसे बोलेंगे। तो जो बाह्य मंडल है इसके निचली परत को, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि बाह्य मंडल की निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो बाह्य मंडल की निचली परत को आयन मंडल या आयनोस्फेयर कहते हैं, जहाँ से जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं या जो संचार तरंगें होती हैं वो आयन मंडल से ही प्रवर्तित होकर फिर वापस पृथ्वी पर आती हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि आयन मंडल जो है किसका भाग है? तो बाह्य मंडल का ये भाग है। ठीक है, रेडियो तरंगों का प्रवर्तन आयन मंडल से ही होता है, जो कि पृथ्वी पर संचार का साधन है। तो ये आपकी हो गई वायुमंडल की परतें, और सारी जितनी भी परतें हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न आपके गलत नहीं हो सकते जितने भी हैं। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? गैस की मात्रा भी मैंने आपको बता दी। ऑक्सीजन जो है ये 21% है, नाइट्रोजन है 71%, और 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, आर्गन जो है ये 0.93% है, ये आपका आर्गन है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है वो कौन सी है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, या कितने परसेंट गैस पाई जाती है ऑक्सीजन? 21, 78, 0.03 या 1%। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है ये 78% आपकी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि
ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है 20 से 25 किलोमीटर पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सारी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 5 से 10 मिनट तो मैंने सिर्फ यही बताया है कि जो जितनी भी वायुमंडल की परतें हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। तो अब सारे ऑप्शंस में पूरा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, केवल प्रश्न ही आपके हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? क्या प्रश्न है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, घटित होती हैं? तो समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है उसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन परत या जलवाष्प? तो जो जलवाष्प है ये तो है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। जलवाष्प को ग्रीन हाउस गैस के अंदर काउंट किया जाता है। और जो ओजोन परत है ये क्या है? हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के प्रसारण में कौन सा मंडल सहायक है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो जो आयन मंडल है जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं ये क्या है? रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो जो सबसे गर्म वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है वो कौन सी है? वो है आपकी ताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है उल्का पिंड प्रायः किस मंडल में आकर जलकर नष्ट हो जाते हैं? तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा मध्य मंडल है यहाँ पर उल्का पिंड आकर जल के नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न अब है ही नहीं है, और जो जो भले ही इसमें प्रश्न नहीं शामिल है लेकिन जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उसकी भी चर्चा मैंने की है आपसे, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा आपका। जैसे कि इसमें एक प्रश्न ये शामिल नहीं है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और ये सारे प्रश्न भी मैंने बहुत पहले ही सॉल्व करवा दिया है आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ वन लाइनर कि क्या क्या है आपके। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। उल्कापिंड जलते हैं, कहाँ पर जल जाते हैं? मध्य मंडल में जल जाते हैं। जो संचार रेडियो संचार है ये आयन मंडल इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है 78%। और जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी? ऑक्सीजन है 21%। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके वन लाइनर जो कि वायुमंडल से संबंधित थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं जलमंडल। तो जलमंडल से जो बनने वाले हमारे प्रश्न हैं वो यही है। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग जल से ढका है? 51%, 61%, 71%, 81%। तो जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जल वाला भाग है वो है लगभग 71%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3/4 भी आपका आ सकता है और 71% भी आ सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत जल खारा है? 97, 87, 77 या 67? तो जो पृथ्वी है अगर उसके पृथ्वी पर जो जल है अगर उसको प्रतिशत में बांटा जाए कि ये 100% मान लीजिए जल है तो इसमें से जो 97% है ये लवणीय है या खारा है, और जो इसमें से बच रहा है 3%, ठीक है, ये आपका लगभग 3% ये आपका क्या है? पीने योग्य है, ठीक है, या मीठा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। 97% जल क्या है? खारा है। अगला प्रश्न आपका क्या है?
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मीठे जल की मात्रा लगभग कितनी है? तो 2.5% जल क्या है? मीठे पानी का है और ये ग्लेशियर और हिमनद के रूप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटे की बात की जाए तो वो आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक? तो भारत के दक्षिण में जो है वो कौन सा महासागर है? वो आपका हिंद महासागर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि जल चक्र मतलब वाटर साइकिल में जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण या अपवाह? तो जल चक्र में जल का वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न आपका क्या है? दोबारा देख लेते हैं। है कि जल चक्र में जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण और अपवाह? तो जो जल चक्र में वो जल वाष्प बनने की प्रक्रिया है वो कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। जब जल जो है गैस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है जल वाष्प के ठंडा होकर बूंदों में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? संघनन, वाष्पीकरण, वर्षण या वाष्पोत्सर्जन? तो जो जल वाष्प के ठंडा होकर बूंदों में बदलने की जो प्रक्रिया है वो संघनन है। क्या है? संघनन है। देखिए जो मतलब कि बारिश का जो चक्र है या जल चक्र है वो चार स्तर में है, मतलब चार उसकी क्या है? देखिए क्या होगा? सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद में संघनन होगा, संघनन के बाद में वर्षण और फिर क्या हो जाएगा? वर्षण के बाद में आपका क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। वर्षण के बाद में अपवाह हो जाएगा। मतलब कि जो देखिए वाष्पीकरण हुआ, ठीक है, जो जल में जो महासागर या नदी तालाब में जो जल थे वो वाष्प बनकर वो ऊपर गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ? जो जलवाष्प गया था वो ठंडा हुआ और बूंद का रूप ले लिया, जिसे कहेंगे हम लोग संघनन। संघनन बनने के बाद जब बूंदे भारी हुई तो वो क्या हुई? नीचे गिरी, मतलब वर्षा हुआ। वर्षा जब हुआ तो जो फिर वर्षा होने पर क्या हुआ कि जो पानी ऊपर से आया बारिश के रूप में वो फिर से नदी तालाब नाले में चला गया, तो वो आपका अपवाह कहलाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जल चक्र में चलती रहती है। तो 4 चक्र हैं उसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मीठे जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? नदियों में, झीलों में, हिमनदों एवं हिम चादरों में या भूजल में? तो मीठे पानी के ये सभी स्रोत हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा कहा गया है तो वो हिमनद है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों में भी मीठे जल पाया जाता है, झीलों में भी पाया जाता है, और जो भूमिगत जल है मतलब जो भूमि के नीचे है वो भी आपका मीठा पानी होता है। तो सबसे ज़्यादा की बात की जा रही तो हिमनद या हिम चादरों या ग्लेशियर के रूप में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? अमेजन, जो कि सबसे चौड़ी नदी है, ये अपने साथ ज़्यादा पानी लेकर जाती है, नील नदी, गंगा नदी और यांगत्से नदी। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी नील नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो आज का ये जो 10वां नंबर है लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे मोबाइल की आ रही, तो अब नहीं बना पाएंगे हम आपके लिए वीडियो, क्योंकि आवाज़ आ जाएगी तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग भी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है महाद्वीप से वो अगली वीडियो में कर लेंगे। और ये जो 10वां नंबर है ये जो प्रश्न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो टॉपिक हमारा महाद्वीप रहेगा और जो भी झील, झरने, दर्रे हैं उससे भी हमारे प्रश्न रहेंगे उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपसे कहा कि महाद्वीप के भी प्रश्न हैं और मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ, कुछ कारण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आप सभी का धन्यवाद।